Hello Piti, I hope all of you are well and also your study is going very well. जो लास्ट हमने कल जो टॉपिक किया था वो क्या किया था? कल लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे वेलोसिटी पढ़ी थी हमने, रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, हमने एप्लीकेशंस देखी थी वेक्टर सब्ट्रैक्शन की, वेक्टर एडिशन की, और जो हम एनालॉगस मेथड कर चुके हैं, जो हमने एनालिटिकल मेथड किया था, उससे हमने कंप्लीट उसकी एप्लीकेशंस देखी थी कि हमारे पास कोई भी फैक्टर है उसका हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बोट वाला केस देखा था, उसके साथ ही रेन वाला केस देखा था, फिर हमने रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट देखी थी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन देखी थी। आज जो हम करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, और वो क्या है हमारे पास, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स की स्प्लिटिंग। ओके, वेक्टर्स की स्प्लिटिंग क्या होती है, हम ये चीज देखेंगे आज के अपने टॉपिक में कि क्या होती है हमारे पास वेक्टर्स की स्प्लिटिंग। तो रिजोल्यूशन क्या होता है? रिजोल्यूशन होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स, प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ vectors in one or more components, such that all the components produce the combinedly produce the same effect as was by single vector, that single vector। ठीक है, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स क्या होता है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप किसी भी वेक्टर को इतने कंपोनेंट्स में तोड़ देते हो। ठीक है, उसके दो तीन टुकड़े कर देते हो, और वो टुकड़े इस तरह से करते हो, आप लोग उसकी डायरेक्शन वगैरह इस तरह से करते हो कि अगर आप उन टुकड़ों का कंबाइन इफेक्ट निकालो, उस पर वेक्टर एडिशन लगाकर उनका कंबाइन इफेक्ट निकालो, तो वो उतना ही इफेक्ट दिखाए जितना कि वो सिंगल दिखा रहा था। ठीक है, मतलब कोई एक चीज है, कोई एक वेक्टर है, जैसे कि आपने क्या किया था, अभी हमने पढ़ा था ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसमें हमने देखा था कि कोई दो वेक्टर्स हैं, इस तरह से एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस तरह से ये ट्रायंगल है, ये तो पैरेललोग्राम ला बनेगा, है ना। पहले ट्रायंगल ला का देख लेते हैं। कोई दो वेक्टर है, वो इस तरह से एक्ट कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, तो इनका जो कंबाइंड इफेक्ट था वो ये वाला वेक्टर दे रहा था या नहीं दे रहा था? आर जिसको हम बोल रहे थे, अगर ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर आर है, तो आर यहाँ पर क्या था, ए और बी वेक्टर दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दे रहा था कि चाहे तो आप ए वेक्टर चलो, फिर बी वेक्टर, या फिर आप आर वेक्टर का यूज कर लो, या तो इन दोनों का या अकेले इसका, तो बात सेम ही थी। तो ये क्या हो गया, हम ये कह सकते थे कि यहाँ पर आर वेक्टर को दो टुकड़ों में तोड़ रखा है, ए वेक्टर में और बी वेक्टर में। आर वेक्टर की डायरेक्शन इधर है, ए वेक्टर की इधर और बी वेक्टर की इधर। अगर आप दोनों में चलोगे, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखोगे, तो ऐसा हो सकता था कि आर वेक्टर ही ले लेते आप उसकी जगह, दोनों वेक्टर्स आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, अब देखो इन दोनों का जो कंबाइंड वेक्टर आ रहा था वो ये आ रहा था, ये बी वेक्टर, ये ए वेक्टर। पैरेललोग्राम में हमने ये कहा था, तो हमने इसको आर को क्या बताया था कि ये इनका कंबाइंड इफेक्ट ही तो दिखाएगा, डायरेक्शन को भी शो करेगा और मैग्नीट्यूड को भी शो करेगा। और दोनों के लिए हमने एनालिटिकली क्या निकाला था, रिलेशन भी निकाला था, इन दोनों के लिए एनालिटिकली रिलेशन भी निकाला था। इसी तरह आपके पास कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स हो, जैसे हमने पॉलीगन लॉ में देखा था कि हमारे पास ये इतने कुछ वेक्टर्स हैं, चार वेक्टर्स हैं ए बी सी डी। अगर हम इनका इक्विवेलेंट वेक्टर लेना चाहें तो ये वेक्टर हो सकता है, तो मैं ये कह सकती हूँ जो आर वेक्टर है वो पहला तो इन सबका रिजल्टेंट है, दूसरा मैं क्या कह सकती हूँ, आर वेक्टर को इतने टुकड़ों में तोड़ा गया है। ठीक है, और इस डायरेक्शन में तोड़ा गया है, तो मैं इसको क्या बोल सकती हूँ कि ये सारे जो है यहाँ पर ए और बी क्या है, आर कंपोनेंट्स ऑफ आर,
मतलब जो ए और बी हैं वो आर के ही कंपोनेंट्स हैं, और ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो कंबाइनली सेम इफेक्ट दिखाएंगे जैसा कि हमारे पास ए और बी वेक्टर्स दिखा रहे थे। ओके, मान लो आप लोग किसी शॉप पर गए हो, आप लोगों के पास पैसे हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या देखा कि एक तो दो आपको नमकीन खरीदनी है, चलो ठीक है, नमकीन खरीदनी है। अब आपने नमकीन खरीदते टाइम क्या देखा कि आपने 100 ग्राम के 2 पैकेट खरीदे। अब उन 100 ग्राम के पैकेट्स का जो वजन था टोटल वो कितना हो गया, 200 ग्राम हो गया। 100 ग्राम के 2 पैकेट खरीदे आपने, टोटल वजन कितना हो गया, 200 ग्राम, ठीक है। इस 100 ग्राम के पैकेट का वजन जो प्राइस था वो था 30 रुपीज, इसका भी था 30 रुपीज, लेकिन इसका कंबाइनली कितना था, 50 रुपीज। ओके, इसका कंबाइनली कितना था, 50 रुपीज। तो आप क्या सोचोगे कि ये दोनों लेने के बजाय क्यों ना यही ले लिया जाए, है ना। तो ये क्या है हमारे पास 100 ग्राम के, या तो आप 2 वेक्टर्स खरीद लो, 2 पैकेट खरीद लो, या फिर 200 ग्राम का एक, बात तो एक ही है। अब आपको ये लग रहा होगा कि ये इतने ज्यादा हैं और ये अकेला इतना छोटू सा है, ये देखो इसके मैग्नीट्यूड तो इतना ही हो गया। तो वो क्या है, जो कभी कभार ऐसा भी तो होता है कि वो 200 ग्राम का पैकेट 50 रुपए में मिल रहा होता है ना ऐसा। तो यही यहाँ पर है, वेक्टर्स के केस में भी यही है। और वेक्टर्स के केस में तो हम फाइनली देखते क्या है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन, ठीक है। फाइनली जो भी है, मैंने कितनी बार बताया है कि डिस्प्लेसमेंट इज द बेसिक ऑफ ऑल द वेक्टर्स। तो हम फाइनली डिस्प्लेसमेंट ही देखते हैं। ये देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ पर ऐसे इतना डिस्प्लेसमेंट इसने किया, अगर इन पॉइंट्स की बात करूं, इन दोनों पॉइंट्स के बीच, इन दोनों पॉइंट्स के बीच, लेकिन टोटल तो उसने यही डिस्प्लेसमेंट किया ना। एक बंदा है जिसने इतना डिस्प्लेसमेंट किया, एक ने इतना, फर्क क्या हुआ, दोनों फाइनली पहुंचे तो एक ही पोजीशन पर ना। तो वो क्या है हमारे पास, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाएगी, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अब देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर्स इन वन और मोर कंपोनेंट्स सच दैट ऑल द कंपोनेंट्स combinedly produce the same effect as was by that single vector। मतलब आपने एक सिंगल वेक्टर को इतने टुकड़ों में तोड़ दिया कि वो सारे टुकड़े मिलकर सेम वही इफेक्ट पैदा करें जो कि वो सारे टुकड़े कर रहे थे, ठीक है। जो वो सारे टुकड़े मिलकर सेम वही इफेक्ट पैदा करें जो कि वो सिंगल टुकड़ा कर रहा था, तो वो सारे टुकड़े क्या कहलाएंगे, कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर्स, ठीक है। अब आप देखो, अब एग्जांपल्स आप कुछ भी ले सकते हो, किसी भी अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो, ये मान लो ये है आपके पास 2 वेक्टर्स हैं इस तरह से, इस डायरेक्शन में, आपको इनका कंबाइंड बनाना है तो ये बन गया इनका कंबाइंड। ओके, आपसे ये पूछ ले, एक इस तरह से है, दूसरा इस तरह से है, तो ये बन गया इनका कंबाइंड, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हो गया, और आई थिंक आपको इजीली समझ में भी आ गया होगा भाई, ठीक है। अब नेक्स्ट है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हम देखेंगे किसी भी वेक्टर के किसी भी एक प्लेन में। उससे पहले एक चीज देखो, ए यूनिक पेयर विल एग्जिस्ट, ठीक है, फॉर एवरी वेक्टर only a unique pair will exist, unique pair of components will exist, ठीक है। हर एक वेक्टर के लिए, हर एक वेक्टर को आप सिर्फ एक यूनिक वेक्टर्स में ही तोड़ सकते हो, ठीक है, ज्यादा में नहीं तोड़ सकते, ज्यादा कंपोनेंट्स में किसी भी वेक्टर को आप नहीं तोड़ सकते, उसका सिर्फ एक यूनिक कंपोनेंट ही बना सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको 1 या 2 कंपोनेंट्स में बना दिया है, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई। अब देखो, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल देना चाहूं तो क्या हो जाएगा, मान लो ये मेरे पास 2 वेक्टर है, ये है एम ए वेक्टर और ये है एन बी वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया इनका रिजल्टेंट आर वेक्टर। आर वेक्टर अकेला इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट दिखाएगा। तो ये जो एम ए और एन बी है ये क्या है यहाँ पर, कंपोनेंट्स ऑफ आर वेक्टर, और हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो एन बी एम ए एंड एन बी आर components of R vector, components of
आर वेक्टर्स, ठीक है, आर वेक्टर। ये दोनों क्या है, कंपोनेंट है हमारे पास आर वेक्टर की, एम ए एंड एन बी, ठीक है। अब एक और बच्चा आया, दूसरे बच्चे ने क्या कहा कि नहीं, मेरे तो क्या कंपोनेंट आए हैं, एम डैश ए, मतलब उसने कोई और वैल्यू दी है और उसका कोई और कंपोनेंट आया है, तो उसने क्या बताया कि मेरे तो ये कंपोनेंट आए हैं और उसका भी कंबाइंड इफेक्ट क्या आ रहा है, एम डैश ए और एन डैश बी, और इसका भी कंबाइनली जो इफेक्ट है वो क्या आ रहा है हमारे पास, आर वेक्टर, ठीक है। लेट देयर इज another pair of component, then r बराबर, तो r ही होगा, r डैश तो नहीं आएगा क्योंकि r का ही हम देख रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि यूनिक पेयर होता है या फिर अलग अलग पेयर होता है, तो 1 और 2, ठीक है। 1 और 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, एक साइड बराबर है तो दूसरी साइड भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, एम डैश ए प्लस एन डैश बी, ठीक है। यहां से m माइनस एम डैश ए प्लस n माइनस एन डैश बी वेक्टर बराबर 0। अब ये दोनों वेक्टर्स 0 हैं, और कब हो सकता था, या तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होता तब हो सकता था, अब सब्ट्रैक्शन नहीं है, एडिशन है, तो ये हमने देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ कब पॉसिबल होगा, जब ये दोनों क्या किसके बराबर होंगे, 0 के बराबर, मतलब a और b 0 वेक्टर होंगे, बट हमारे पास यहाँ पर a और b तो 0 नहीं है, बट a is not equal to 0 and b is not equal to 0, a और b 0 के इक्वल नहीं है, दिस implies m माइनस एम डैश बराबर 0 होगा एंड n माइनस एन डैश बराबर 0 होगा, ये कंप्लीट टर्म 0 होनी चाहिए ना। अब हमने स्टार्टिंग से ही हमें पता है कि a और b 0 नहीं है, a एंड b आर नॉन 0, a एंड b आर नॉन 0 वेक्टर्स, मतलब ये 0 किसी भी हालत में नहीं हो सकते हैं। आप इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पर मैंने m से कर दिया, यहाँ पर n से कर दिया, यहाँ m डैश से, यहाँ पर n डैश से, जब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए तब, बट ये दोनों 0 नहीं है। अब ये दोनों 0 नहीं है, यहाँ पर ये कंबाइन हमें 0 बनाना है, माइनस हो नहीं रहा है बीच में, तो क्या होगा, ये टर्म भी 0 होगी और ये टर्म भी 0 होगी, दोनों टर्म्स 0 होंगी। अब a और b 0 नहीं है, मतलब m माइनस एम डैश 0 होगा एंड n माइनस एन डैश 0 होगा, दिस इंप्लाइज m बराबर m डैश एंड n बराबर n डैश। यहाँ से हमें पता चल गया कि m तो n डैश के बराबर है और n जो है वो n डैश के बराबर है, ठीक है। ये दोनों हमारे पास इक्वेशन आ गई। Hence proved there exists only a single pair, only a single pair of components, मतलब एक वेक्टर के लिए सिर्फ एक सिंगल और यूनिक पेयर, ओनली अ यूनिक पेयर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है। एक सिंगल, उसके लिए सिर्फ एक यूनिक पेयर ही क्या करेगा, कंपोनेंट्स का मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स इन अ प्लेन, या फिर आप बोल सकते हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, किसी भी वेक्टर की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, एक प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर इन अ प्लेन, एक वेक्टर के किसी भी प्लेन में रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, ठीक है, ये हम अब पढ़ेंगे। तो इसमें क्या होगा, इफ अ वेक्टर इज स्प्लिटिंग इन कंपोनेंट्स, इफ अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इन components such that the
components are perpendicular to each other, are perpendicular to each other, then the components will be called rectangular components. Then the components will be called rectangular components. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, ठीक है। तो यहां से देखो ये हो जाएगा हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इफ अ वेक्टर इज स्प्लिटेड इन कंपोनेंट्स सच दैट द कंपोनेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन द कंपोनेंट्स विल बी कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तब हम क्या कहेंगे कि कंपोनेंट्स क्या है हमारे पास, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। अब देखो ये मेरे पास एक वेक्टर था ए, इस वेक्टर को मैंने दो वेक्टर्स में तोड़ दिया और वो दोनों क्या है, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरा वाई एक्सिस के अलोंग। प्लेन ले लिया मैंने, एक्स वाई प्लेन ले लिया, उसमें एक वेक्टर ले लिया एक्स एक्सिस के अलोंग, ए एक्स बोल दिया उसको, और एक ले लिया वाई एक्सिस के अलोंग, ए वाई बोल दिया उसको। अब बात ये आती है कि ए एक्स कितना होगा और ए वाई कितना होगा। तो यहां से इस पर प्रोजेक्शन डाल दो। प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर, तो ये ए एक्स इतनी लेंथ और ये ए वाई इतनी लेंथ। तो ये आप यहां से ए को किस तरह से लिख सकते हो, ए वेक्टर को ए एक्स प्लस ए वाई लिख सकते हो, ठीक है। और ये क्या बना रहा था, थीटा एंगल बना रहा था, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। लेट ए बी अ वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। थीटा एंगल बना रहा था एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। देन ए बराबर ए एक्स प्लस ए वाई, वेयर ए एक्स एंड ए वाई आर rectangular components of A in x and y directions respectively, ठीक है, x and y डायरेक्शन respectively। ये क्या है हमारे पास, a वेक्टर है, उसको आपने दो टुकड़ों में तोड़ा है, ax and ay कंपोनेंट्स में तोड़ा है। ax कंपोनेंट किसके अलोंग है, x एक्सिस के अलोंग है, एंड ay कंपोनेंट किसके अलोंग है, y एक्सिस के अलोंग है, ठीक है। I and j are unit vectors along x and y axis। so I और j क्या है, यूनिट वेक्टर्स है, x और y एक्सिस के अलोंग। मैंने आप लोगों को बताया था जब वेक्टर्स स्टार्ट करवाए तभी, i j और k x y z के अलोंग क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स। मतलब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं x y और z एक्सिस के लिए। तो अब जब डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम ए एक्स वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स इंटू में आई एंड ए वाई इंटू में जे। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, ए वाई बराबर ए वाई जे, ठीक है। ए एक्स वेक्टर को तो हम ए एक्स मैग्नीट्यूड इंटू में डायरेक्शन लिख सकते हैं, और ए वाई को कैसे लिख सकते हैं हम, मैग्नीट्यूड इंटू में डायरेक्शन। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन सेकंड से जो वैल्यू आई है, इसको आप लोग कहां पर रख दो, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम 1 and 2। 1 and 2 से क्या आ जाएगा हमारे पास, a बराबर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ठीक है। ये बन जाएगा हमारे पास, ए किसके बराबर हो जाएगा, ए एक्स वाई एंड ए वाई जे के बराबर हो जाएगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, इतना हमने लिख दिया। अब अगर हमें थीटा की फॉर्म में देखना हो तो हम क्या करेंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ओ पी क्यू और आर, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये यहां से यहां तक की दूरी ओ क्यू जो है ये किसके बराबर है, ओ एक्स, ए एक्स के बराबर है। और जो हमारे पास
पी क्यू है ये किसके बराबर होगा, ए वाई के बराबर, क्योंकि हमने ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ली है और वेक्टर को हम कहीं पर भी डिस्प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ए एक्स के बराबर और ये हो गया ए वाई के बराबर। इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, कोस थीटा किसके बराबर आ जाएगा, कोस थीटा बेस अपॉन में हाइपोटेनस ए एक्स अपॉन ए, यहाँ पर लिख लेना कोस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर तुम्हें याद ना रहे तो। ओके, ये किसके बराबर आ जाएगा, ए एक्स बराबर ए कोस थीटा हो जाएगा, एंड साइन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, ए वाई की वैल्यू अगर निकालनी है तो कैसे आएगा हमारे पास, ए वाई बराबर ए साइन थीटा। अब ये हो गई इक्वेशन 3, ये 4 और ये 5। अब देखो फ्रॉम 3, 4 एंड 5, 3, 4 और 5 से जो हमारे पास ए बनेगा वो क्या बन जाएगा, ए कॉस थीटा इंटू आई प्लस ए साइन थीटा इंटू में जे। ठीक है, ए कॉस थीटा इंटू आई और ए साइन थीटा इंटू में जे, ये हमारे पास बन जाएगा। अब इतना हमने कर लिया है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, अब अगर हमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता था हमारे पास, जब दोनों वेक्टर्स ए एक्स और ए वाई दो वेक्टर्स हैं, पैरेललोग्राम लॉ लगा दो, पैरेललोग्राम लॉ लगाते हैं तब क्या आता है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो, यहाँ पर क्या है रिजल्टेंट ए है। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर, फर्स्ट वेक्टर क्या है ए एक्स, सेकंड वेक्टर का स्क्वायर, सेकंड वेक्टर क्या है ए वाई, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस 2ax ay cos ऑफ थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा ax स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन की अगर बात करें तो वो क्या होता है tan थीटा, और थीटा क्या होता है एंगल जो रिजल्टेंट वेक्टर फर्स्ट वेक्टर के साथ बनाता है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से हमारे पास ay ये वाला साइन थीटा, साइन थीटा अपॉन ax प्लस ay कोस थीटा। ठीक है, अब ay साइन 90 कितना हो जाएगा, साइन 90 1 अपॉन में ax, क्योंकि यहाँ पर कोस 90 हो जाएगा 0, तो ay अपॉन में ax, थीटा की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो। मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है ये भी आप लोग निकाल सकते हो। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अब ये तो था 2D के लिए, ठीक है, अब 3D के लिए हम इसको क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे, सीधा हम इसको जनरलाइज कर देंगे 3D के लिए। ओके, अब 3D में क्या होता है हमारे पास, ये मेरे पास कोई क्यूब है, क्यूब बन तो नहीं रही है ना, इसके साथ जाएगी ये, ठीक है, इस तरह से है ये हमारे पास। अब एक वेक्टर है और वेक्टर ये वाला जो वेक्टर है ये क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, ये क्या है ए वेक्टर, इसका नाम दे देते हैं ओ ए बी सी डी ई एफ और ये जी। अब ये एक्स एक्सिस है, यहाँ पर एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये वाली जो है ये क्या है जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमने जेड एक्सिस मान ली है। तो देखो एक्स एक्सिस के साथ जो ये वेक्टर बनाए एंगल बना रहा है उसको मैंने नाम दिया अल्फा, वाई एक्सिस के साथ बना रहा है उसको दिया बीटा, और जेड एक्सिस के साथ बना रहा है उसको क्या बोला है मैंने, गामा। ठीक है, अब लिख दो यहाँ पर इन 3D में है ये कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं हम, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स।
in 3D rectangular components, let alpha, beta, gamma are the angles made by A with x, y, z axis रेस्पेक्टिवली। इन तीनों के साथ इस तरह से अल्फा बीटा गामा एंगल बना रहा है वेक्टर ए। तो अब देखो यहां से अगर आप देखना चाहो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ए एक्स वेक्टर क्या होता है, ये हो जाएगा ए एक्स, ये हो जाएगा ए वाई, और जेड एक्सिस के साथ क्या हो जाएगा ए जेड। ठीक है, तो हमने उसमें निकाला था कि ए एक्स क्या आया था, ए कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, निकाला था हमने वहां पर कि ए एक्स क्या आ गया था हमारे पास, ए कॉस ऑफ थीटा। अब इसके लिए अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना चाहें कि ए को हम किस तरह से लिखना चाहते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे। देखो ये जो ट्रायंगल है ओ बी सी, यूजिंग ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ अगर हम यूज करें तो क्या हो जाएगा, ये वाला वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में। तो OC वेक्टर, OC जो कि A वेक्टर है, हमें तो वो लिखना है। अब ये A वेक्टर A OC है यहाँ पर, ये किसके बराबर हो जाएगा, OB प्लस BC। ठीक है, OB प्लस BC के बराबर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट, यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ का अगर आप यूज करो, क्योंकि हमें पता है कि BC तो क्या है, इसके बराबर हो जाएगा OG के बराबर। ठीक है, BC तो OG के बराबर हो जाएगा, लेकिन OB जो है वो किसी के बराबर नहीं है। लेकिन OB पैरेललोग्राम जो ये बन रहा है इसमें AZ और AX के बराबर है ना, तो इसमें लिख दो OB बराबर AZ प्लस में AX। ठीक है, ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। अब OB की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, फ्रॉम 1 and 2, OC बराबर AZ प्लस AX, और BC की जगह क्या लिख सकते हैं हम, प्लस OG। अब OC कितना हो जाएगा, OC की जगह रख दे A बराबर AX प्लस AY प्लस AZ। मतलब जो तीनों कंपोनेंट्स हैं अलोंग द 3 परपेंडिकुलर डायरेक्शन, उन तीनों का आप क्या कर सकते हो, सम कर सकते हो। ठीक है, अब आपको AX, AY और AZ लिखना है, तो एक cos थीटा हो गया, दूसरा sin थीटा। ये तो कब हो जाते, जब हम क्या करते, उनको एक ही वेक्टर को सिर्फ 2 में निकाल रहे होते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास तीसरा एंगल तो नहीं है, तो हम क्या कर लेते हैं, तीनों को ही किसकी फॉर्म में लिख लेते हैं, cos की फॉर्म में। क्योंकि हमें पता है कि x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो cos अल्फा किसके बराबर आ जाएगा, cos अल्फा ax अपॉन में a। cos बीटा किसके बराबर आ जाएगा, ay अपॉन में a। ठीक है, और cos गामा किसके बराबर आ जाएगा, az अपॉन में a। ओके, ये हो गई कोसाइन ऑफ एंगल्स। याद रखना है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोसाइन ऑफ एंगल। कोसाइन ऑफ एंगल को हम कैसे निकालते हैं, जो कंपोनेंट होता है उस एक्सिस के अलोंग, उसको क्या कर देते हैं हम, आपको कोई भी कोसाइन ऑफ एंगल निकालना है, किसी भी एक्सिस के साथ है वो एंगल, तो आप क्या करोगे, जो कंपोनेंट है उस एक्सिस के अलोंग उसको वेक्टर से डिवाइड कर दोगे, वो क्या हो जाएगा, कोसाइन ऑफ दैट एंगल। ठीक है, cos ऑफ दैट एंगल। अगर आपको कोसाइन से प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसको बोल सकते हैं cos ऑफ दैट एंगल। अब अगर आपको इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो, तो जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, जब 2 के लिए हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे थे तब क्या कर रहे थे, दोनों का स्क्वायर अंडर द रूट। 3 के लिए क्या हो जाएगा, तीनों का स्क्वायर अंडर द रूट, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड। आप देखो भाई, डायरेक्शन कोसाइंस निकाल दिए, मैग्नीट्यूड निकाल दिया, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगर आप यहां पर इसमें
कोसाइन निकालो तो क्या आएगा? अब देखो, अगर आप इन तीनों का सम करते हो तो आपके पास क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर, यहां से इसका स्क्वायर कर दो, ए स्क्वायर बराबर ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, सबकी वैल्यूज पुट कर दो यहां से निकाल कर। फ्रॉम कोसाइंस वी गेट, क्या मिलेगा हमें? ए एक्स बराबर ए कॉस ऑफ एल्फा, ए वाई बराबर ए कॉस बीटा एंड ए जेड बराबर ए कॉस गामा। सबकी वैल्यूज यहां पर पुट कर दो। ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर गामा। ठीक है, ए स्क्वायर सब में से कॉमन ले लो, ए स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। अब यहां से एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लो, दैट द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ cosine of angles is always 1। हमेशा ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ये आपको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, किसमें? न्यूमेरिकल्स में, मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, दोनों में ये आपको बहुत ज्यादा यूज में आने वाला है। आप देखो, अगर आपको पोजीशन वेक्टर लिखना हो इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, अब हमने पहले पोजीशन वेक्टर तो देखा था, बट अगर अब हम पोजीशन वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? पोजीशन वेक्टर इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई जेड, ठीक है, स्पेस में ही ले लेते हैं सीधा। ये पॉइंट है P और ये क्या है? इसके लिए एक्स वाई और जेड पर है ये पॉइंट। ठीक है, अब हमें लिखना है इसका पोजीशन वेक्टर। तो अब जब हमें इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है तो हम कैसे लिख देंगे? हम क्या करते हैं, आर वेक्टर तो है हमारा पोजीशन वेक्टर है, आर वेक्टर, और हम इसका क्या करेंगे? ये कंबाइंड इफेक्ट दे रहा होगा किस किस के अलोंग? एक्स के अलोंग, वाई के अलोंग और जेड के अलोंग। तो एक्स के अलोंग इसका कंपोनेंट कितना मान ले? एक्स, और वाई के अलोंग वाई ही मान ले, जेड के अलोंग जेड मान ले। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? आर किसके बराबर लिखा जाएगा? एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो ये हो गया हमारे पास पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P या फिर पार्टिकल P। क्या हो जाएगा ये? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। पॉइंट P का क्या हो जाएगा? ये पोजीशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड निकालना हो अगर तो क्या आ जाएगा? सबका स्क्वायर अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल P। अब अगर यहीं पर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, सो लिखो इसके लिए, लेट पार्टिकल बी एट P एंड P इनिशियली वो किस पर था? पॉइंट P पर था, एंड आफ्टर सम टाइम इट रीचेस टू Q पर पहुंच गया वो कुछ देर के बाद, यहां पर पहुंच गया Q। इसके कंपोनेंट्स है x1 y1 z1 और इसके हैं x2 y2 z2। ठीक है, तो ये जो है ये क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा हमारे पास। ठीक है, पी क्यू, देन पी क्यू,
पी क्यू किसके बराबर आ जाएगा, और ओपी माइनस में ओ क्यू, ओपी माइनस ओ क्यू। ओपी क्या आएगा, ओपी बराबर x1i प्लस ओपी, नालाई को ट्रायंगल ना लगाओ यहाँ पे, ओपी माइनस ओ क्यू कैसे आएगा, ये वाला निकालना है आपको, ट्रायंगल ना लगाओगे तो क्या आएगा, ओ क्यू बराबर ओ पी प्लस पी क्यू, और पी क्यू क्या आ जाएगा, ओ क्यू माइनस ओ पी आएगा, ओ क्यू फाइनल माइनस इनिशियल, ओ पी। ओ पी क्या है, एक्स आई x1 i प्लस y1 j प्लस z1 k, ठीक है। और ओ क्यू क्या बनेगा, x2 i प्लस y2 j प्लस z2 k, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, दोनों की वैल्यू इसमें पुट कर दो, क्या बन जाएगा, पी क्यू बराबर x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ऐसा न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं कि आपको किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर, जेड एक्सिस पर, आपको लिखना है उसका पोजीशन वेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन आपके पास गिवन हो सकता है, ए पार्टिकल हैज ए पॉइंट इज लोकेटेड एट P बराबर 2 3 4, ये गिवन है, और आपसे पूछ ले कि आपको क्या लिखना है, इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो सीधा सीधा लिख दोगे, इसका पोजीशन वेक्टर क्या आ जाएगा, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ओके। नेक्स्ट आपको क्या गिवन दे सकता है कि पॉइंट डिस्प्लेसेस फ्रॉम P इज इक्वल टू दिस टू Q 4 5 6, ठीक है। देन टेल अबाउट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये आर पी हो गया, पी पॉइंट पर पोजीशन वेक्टर, आर क्यू निकाल दो, क्या आ जाएगा, 4i प्लस 5j प्लस 6k आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना होगा तो क्या आ जाएगा, आर पी क्यू 4i प्लस 5j प्लस 6k माइनस में 2i माइनस 3j माइनस 4k, i में से i वाला कैंसिल घटेगा, j में से j और k में से k घटेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 2i प्लस 2j प्लस 2k, ठीक है। इट इज द पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर दैट पार्टिकल, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, छोटी छोटी बातें आगे तक यूज होनी है और आगे आपको कोई भी नहीं बताएगा। अब एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। पहला तो क्या है, इनवोकिंग, वॉकिंग में देखो हम चलते हैं, उसी में देखो कि क्या करता है। अब जब हमारा पैर है यहाँ पर, ये कैसे फोर्स लगाता है, कुछ इस डायरेक्शन में फोर्स लगाता है, ठीक है। थीटा डायरेक्शन जो कि वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना ले, थीटा डायरेक्शन, थीटा एंगल बना ले, ठीक है, थीटा एंगल बना ले। तो इस डायरेक्शन में क्या करता है, हमारा पैर जो है वो फोर्स लगाता है, वर्टिकल के साथ नहीं, ग्राउंड के साथ बनाएगा नहीं एंगल, ये ऐसे, ठीक है। इस डायरेक्शन में हमारे पैर ने क्या लगाया, फोर्स लगाया। अब जब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये जो दोनों हैं, ये देखो अगर मैं ऐसे छोटी सी लाइन बनाऊं तो ये कौन सा एंगल होगा, थीटा ही होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। अब यहां से ये कैसे होंगे बेटा, ये वाले होंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ये एफ है हमारे पास, अब ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, नीचे अगर फोर्स एफ है तो ऊपर की साइड पे कितना ही फोर्स होगा, एफ फोर्स होगा, ठीक है। और वो जो ऊपर की साइड एफ फोर्स होता है उसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन, आर, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन जो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाएगा उसको क्या कहेंगे, आर कोस थीटा, और इसके साथ जो बनाएगा आर साइन थीटा। अब देखो ये क्या करेगा, हमारे पास द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जो वर्टिकल कंपोनेंट है आर साइन थीटा, वो तो क्या करेगा, द वर्टिकल कंपोनेंट, या फिर पहले कंप्लीट लिख लो, when we walk our leg
our leg pushes the ground with a force थीटा फोर्स के साथ पुश करता है हमारा पैर ग्राउंड को, ठीक है। एंड देन देयर विल बी ए नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन होगा वहां पर, ठीक है। अब द नॉर्मल रिएक्शन हैज टू कंपोनेंट्स, आर हैज टू कंपोनेंट्स, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है ये भी कंपोनेंट्स, आर साइन थीटा अलोंग वर्टिकल, आर कोस थीटा अलोंग हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल के अलोंग आर कोस थीटा और वर्टिकल के अलोंग क्या हो जाएगा आर साइन थीटा। तो जो ये आर साइन थीटा है ये तो क्या करेगा हमारे वेट को बैलेंस करेगा, आर साइन थीटा balances our weight and r cos theta, और जो r cos theta है वो क्या करेगा will help us in moving forward, आगे चलने में हमें क्या करेगा ये मदद करेगा, ठीक है। आगे चलने में ये हमें मदद करेगा अगर ये ओवरकम कर देता है फ्रिक्शनल फोर्स को, अगर ये ग्रेटर देन होता है फ्रिक्शनल फोर्स से, ठीक है। तो एक एप्लीकेशन तो ये हो गई। नेक्स्ट आप लोगों ने कभी भी देखा होगा कि आपके पास कोई व्हील है, उसको आप क्या कर सकते हो इजिली पुल कर सकते हो, लेकिन उसको पुश करना थोड़ा सा क्या होता है मुश्किल होता है। चीजों को पुल करना थोड़ा इजी होता है और पुश करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इट इज easy to pull a lawn roller than to push it, पुश करने से बेहतर क्या होता है उसको पुल करना होता है। तो देखो दोनों में ही यहां पर जब आप इसको पुल कर रहे हो तो मतलब इस तरह से खींच रहे हो। अब जब आप इसको खींच रहे हो तो इसके सेंटर पर जो फोर्स लग रहा है वो ऐसे लग रहा है एफ ऊपर की डायरेक्शन में, इसका वेट कहां लग रहा है नीचे डब्ल्यू। मान लो ये फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ये हो गया एफ, ये एफ कोस थीटा और ये क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा, ठीक है। तो जब आप इसको पुश कर रहे हो तो इसका इफेक्टिव वेट कितना बन जाएगा, इफेक्टिव वेट कितना बनेगा W नीचे की तरफ F साइन थीटा ऊपर की तरफ, W माइनस F साइन थीटा। तो मतलब उस टाइम पे आपको सिर्फ इतना ही वेट खींचना पड़ेगा, ठीक है। बट ये तो हो गया, इसमें लिख लेना पुलिंग। नेक्स्ट देखो पुशिंग के लिए जब आप इसको पुश कर रहे हो तो ये कंपोनेंट इधर है, ठीक है। तो मतलब इधर की तरफ फोर्स लग रहा है, ये एंगल जो हो गया ये क्या हो गया थीटा, वेट भी इधर ही लग रहा है और F साइन थीटा, ठीक है। और इधर क्या हो गया F कोस थीटा। ये केस हो गया पुशिंग का। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाकर आप क्या लगा रहे हो फोर्स लगा रहे हो, तो ये वाला हो गया F कोस थीटा, ये क्या हो गया उसके परपेंडिकुलर जो हो गया वो क्या हो गया F साइन थीटा। तो दोनों की एक डायरेक्शन है। अब निकालो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा W प्लस F साइन थीटा। मतलब जब पुश कर रहे हो तो आपको इतने वेट को पुश करना पड़ रहा है और पुल कर रहे हो तो सिर्फ इस वाले वेट को पुल करना पड़ रहा है। वेट इन केस ऑफ पुलिंग is less than effective weight in case of pushing. Hence it is easy to pull a lawn roller than to push it. ठीक है, तो ये हमारे पास आज थर्ड जो हमारा कंपोनेंट वो था वो भी क्या हो गया है कंप्लीट हो गया है। अब आपके पास कोई दो वेक्टर्स गिवन हो और उसका आपको सम करना हो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो कैसे करोगे?
रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपको गिवन हो ए वेक्टर बराबर AXI प्लस BXJ सॉरी AYJ प्लस AZK ये गिवन है, और बी वेक्टर आपको गिवन है BXI प्लस BYJ प्लस BZK ये गिवन है। आपको निकालना है R और वो है A प्लस B। तो क्या बन जाएगा, ये R हो जाएगा आपके पास AX प्लस BXI प्लस AY प्लस BYJ प्लस AZ प्लस BZK। और ये कितने भी नंबर ऑफ वेक्टर्स के लिए एप्लीकेबल है। यहाँ पर और वेक्टर होता, C वेक्टर होता, D वेक्टर होता, तो उसके लिए भी ये क्या है, एप्लीकेबल रहेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक आप लोगों को क्लियर होगा। और यहाँ से अगर आपसे R किसके बराबर है, RXI प्लस RYJ प्लस RZK, आपसे ये पूछे R इसके बराबर है और ये दोनों बराबर हैं, तो आप देखो RX की वैल्यू पूछेगा तो क्या आ जाएगा AX प्लस BX, RY की पूछेगा तो AY प्लस BY, RZ की पूछेगा तो AZ प्लस BZ। ठीक है, थर्ड आपका कंप्लीट हो गया है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करना, कोई भी दिक्कत आती है तो वो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कल हम प्रोजेक्टाइल मोशन स्टार्ट करेंगे।